जरा सोचो कि आपने मूवी देखी और लास्ट का क्लाइमेक्स आपसे छूट जाए, कैसा फील होगा? पूरी मूवी आपकी अधूरी रह जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आपने पूरी चैप्टर पढ़ी है, लेकिन अगर आपसे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज छूट जाए ना, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाता है, मजा नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आखिरी एक्सरसाइज, जो है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट पार्ट होता है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे बोला हुआ है कि convert the following rational number in the form of terminating decimal or non-terminating repeating decimals, whichever the case may be, by the process of long division। चलो ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 50 से आपको ना 3 को डिवाइड करनी है, तो डेसिमल लगा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। बट एक डेसिमल से बात नहीं बनेगी, तो आपको एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 50 इंटू 6 करोगे ना तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाता है 0.06। अब ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड भी यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड में यहां पे क्या बोला हुआ है कि 2/9, मतलब 9 डिवाइजर है, इसको 2 से डिवाइड करनी है, तो कितना पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9 2 जा 9 18, फिर से यहाँ पे 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है इसलिए 0, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा 9 2 जा 18, और ये चलता रहेगा। देख रहे हो बार बार 2 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे ना, इसका आंसर आएगा 0.2 के ऊपर बार, मतलब 2 रिपीट हो रहा है कई बार। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि दिस इज टर्मिनेटिंग, ये अपना क्या है टर्मिनेटिंग, और ये अपना है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आ गई क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है ना कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। क्या स्टार्ट कैसे करते थे कि लेट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपन, ठीक है, लिख देता हूं कि लेट्स अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। देखो उल्टा मानना पड़ता है, तुम्हें याद है ना, रैशनल नंबर हम लोग क्या मानते हैं कि ये रैशनल नंबर है, ये 5 लिखा हुआ है। अब अगर हमने इसको √5 को रैशनल नंबर माना है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हो। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि रूट को गायब करनी है अपने को, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो √5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, और यहां पे क्या आ गया P²/Q²। तो आप क्या लिख सकते हो कि P² इज इक्वल टू 5Q²। समझ लो ना, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस P² इज मल्टीपल ऑफ 5, समझ गया ना, P² इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि P² ना 5 का मल्टीपल है। तो हमने क्या लिखा कि सिंस P² इज द मल्टीपल ऑफ 5, P इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5। अगर P सोचो 5 का मल्टीपल है, तो क्या हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, कुछ भी, 5m लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 को ना, मतलब P की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो यहां लिख देता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से लिखना भी चाहिए, नहीं लिखोगे तो यार मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से ना ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना भी आना चाहिए आपको। तो यहां जब आप लिखोगे P के जगह पे, समझ लो P के यहां ये जो P है ना, इसके जगह पे मैं लिख रहा हूं 5m, तो हम क्या लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q²। अब यहां पे देखो कितना आ गया 25m² इज इक्वल टू क्या आ गया 5Q²। 5 से ये 25 ना कैंसिल हो जाएगा 5 बन के, तो यहां पे अपना क्या आ रहा है कि Q² इज इक्वल टू 5m²। अब फिर से वही बात है कि Q² जो है ना वो 5 इंटू समथिंग दिख रहा है अपने को, तो हम क्या लिख सकते हैं कि Q², सिंस Q² इज मल्टीपल ऑफ 5, Q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, ये रूल होता है। ठीक है, तो ये बना बनाया लाइन है, इसको ऐसे ही लिखना होता है हम लोग को, क्योंकि ये रूल है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि सिंस
P and Q both have a common factor 5, so our assumption is wrong. हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि जो P बाई Q लिखे थे ना, वो आपस में को प्राइम होनी चाहिए, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट यहां तो आ रहा है कॉमन फैक्टर, मतलब हम जो शुरू से सोच रहे हैं ना, हमारा अजम्पशन वही गलत है। एंड √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये कैसा है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हो गया ये चीज प्रूफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा इसको उधर बना लेते हैं, जगह बनाते हैं यार। अब देखो क्या बोला हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब क्या बोलता है हम लोग को कि P बाई Q फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, तो चलो पहला करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 12.6 को क्या लिख सकते हो बताओ? यहां पे आप लिख सकते हो कि 126 अपॉन, डेसिमल के बदले क्या लिखते हो? 1, और एक डिजिट है तो 0 लिख दोगे, तो पहला हो गया P बाई Q फॉर्म में। इसको सिंपल फॉर्म में लाना है क्या? चलो ले आते हैं। यहां पे आ गया 6, यहां पे 3, और ये आ गया 5, मतलब 63 अपॉन 5। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? 0.0120, तो इसको भी क्या लिख दोगे? 0120 डिवाइडेड बाई, डेसिमल के बदले लिखते हैं बेटा 1, और जितने डिजिट है ना उतने 0, 1 2 3 4। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसिल, 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, और 2 से करोगे तो 500, अगेन 2 से करोगे तो 3, और ये कितना आ जाएगा? 250, मतलब यहां पे आ गया 3 अपॉन 250। चलो थर्ड अब करते हैं सॉल्व। थर्ड में क्या बोला हुआ है कि 3.052, और 52 के ऊपर ना बार लगा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था इसको कैसे सॉल्व करने के लिए, कि हम लोग क्या बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 3.052, और 52 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को ना हम लोग को अपने हिसाब से बनाना है। अपने हिसाब से याद है अपन क्या बोलते थे कि डेसिमल वहीं पे होना चाहिए जहां से कि बार स्टार्ट हुआ है। तो आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहां लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको 1 दे दिया ना, इक्वेशन 1 बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये बन गया 10x, और यहां आ गया है 30.52 के ऊपर बार। अब यहां पे लिख सकते हो कि 10x इज इक्वल टू 30.52 52 52 एंड सो ऑन, ऐसे करके ढेर सारा लिख दिया हमने यहां पे, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब बताओ कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है? 2 डिजिट के ऊपर ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं कि ये एक हो गया इक्वेशन नंबर 2। बोले मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 100। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा? 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 3052.525252, एंड ये चलता जाएगा। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 में से ना 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो यहां पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 1000 में 10 चला गया तो कितना बचेगा? ये बचेगा 9, 1000 है ना, उसमें से 10 गया, 990 बचेगा। और यहां पे कितना आ जाएगा? 3052, और डेसिमल के बाद वाले ना सब सब्ट्रैक्ट होके 0 ही होने वाले हैं, तो मैं उसको नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये आ गया इतना। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? 3022, और यहां पे आ गया 9, यहां पे x भी था, 990x इज इक्वल टू इतना। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3022 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। सिंपल फॉर्म में लाना है तो अगला स्टेप कर लेना, बट मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। यहां तक समझ में आ गई?
अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 यहां पे करता हूं सॉल्व। देखो 4 में क्या लिखा हुआ है कि 1.235 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो चलो बताओ क्या करें। सबसे पहले तो आप इसको x मानते हो, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1.235 बार। अब इसको क्वेश्चन को हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्या समझ रहे हैं ना कि डेसिमल के बाद तुरंत क्या होना चाहिए, बार स्टार्ट होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, जिसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है मैंने। अब बोलेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 12.35 के ऊपर बार। इसी को अगर तुम रीराइट करना चाहो थोड़ा ढंग से तो क्या आ जाएगा 12.35 35 35 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये। फिर क्या करोगे, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा नीचे ले आते हैं ना। हाँ, तो अब यहां पे क्या करोगे कि ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है कि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ था तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 100। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 1000 x इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 1235। समझ लो ना, 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल 2 डिजिट खिसक जाएगा आगे की तरफ। तो यहां पे फिर से आ गया 35 35 35 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ये हो गया अपना थर्ड। लास्ट में क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिख देता हूं यहां पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 1000x माइनस 10x, और इधर कितना आ जाएगा 1235 माइनस 12, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले तो सब जीरो ही होने वाले हैं तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। यहां पे आ गया 3 और यहां पे आ गया 2, यहां पे 1223, यहां पे कितना आ जाएगा 990x। सो x इज इक्वल टू कितना 1223 डिवाइडेड बाई 990। ये अपना आ गया आंसर। पी वाई क्यू फॉर्म में बोला था, ये रहा अपना पी वाई क्यू फॉर्म। अब ये बहुत ना रिपीट टाइप का सेम चीज चलते जाएगा। अगर हम लोग को अगला क्वेश्चन रिपीटेड मिला ना तो हम लोग नहीं करेंगे उसको सॉल्व। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, ये सब सॉल्व होने वाला चीज है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 समझ रहे हो ना कैसे करोगे। चलो मैं 5 बता देता हूं, बाकी को तुम खुद से करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है कि 0.23 के ऊपर बार है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो 0.23 के ऊपर यहां पे बार लगा हुआ है। अब यहां पे क्या लिखोगे कि x इज इक्वल टू 0.23 के ऊपर बार। फिर आप इसको अगर थोड़ा ढंग से लिखना चाहो तो क्या बोलोगे 0.23 23 23 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जा रहे हैं 2 डिजिट के ऊपर। अब अच्छा एक चीज देख रहे हो यहां पे कि डेसिमल के जस्ट बाद ना यहां पे बार स्टार्ट हो गया है। जिसका मतलब क्या हुआ, हमको इसको ठीक नहीं करना पड़ेगा, मतलब 10 से 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बस उसके अगला स्टेप में जाएंगे हम लोग। तो ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 1। यहां पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या बोलेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100। तो ये कितना आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 23.232323 एंड सो ऑन। इसको अपन बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर दो तो लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 23 माइनस 0। तो ये कितना आ गया 23 और यहां पे आ गया 99x। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 23/99। ठीक है, तो इसी तरीके से ना सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, मैं यहां पे ना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा सबका सॉल्व करके कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा बहुत सारा और आपका समय भी बच जाएगा। ओके चलो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है ना, यहां लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला हुआ है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में ना 6 नंबर बतानी है। तो एक काम करें, 3 को मैं लिख सकता हूं 3/1 और इसको 4 को लिख सकता हूं 4/1। देखो डेनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो क्या करूं, थोड़ा गैप बढ़ाना है। तो मैंने 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, इधर भी यही काम कर रहा हूं मैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई बदलाव नहीं आएगा इसकी। लेकिन हमको ना अब गैप ज्यादा दिख रहा है, जैसे ये बन गया है 30
और ये बन गया है 40। ठीक है, तो ये कितना बन गया है 30/10 और ये कितना बन गया है बेटा 40/10। अब इसके बीच में ना मैं 6 बॉक्सेज बना देता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 में भरना है हम लोग को नंबर्स। अब बताओ डिनोमिनेटर तो सेम है और 30 और 40 के बीच में कौन कौन से आएंगे? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37 का भी जगह होता तो वो भी लिख देता मैं। ठीक है, तो 40 तक जानी है अपने को, तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे क्या बोलता है कि 5 रैशनल नंबर हमको बताने हैं किसके किसके बीच में, 2/5 और 3/5 के बीच में। अगेन देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बस गैप बढ़ाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पे कितना आ गया देखो 20/50 और यहां पे आ गया 30/50। इनके बीच में हमको ना 5 नंबर चाहिए, मैं 5 घर बना लेता हूं, 1 2 3 4 और ये 5। अब बताओ यहां पे क्या क्या नंबर लिख सकते हैं? 21/50 लिख सकते हो, 22/50 लिख सकते हो, 23/50 लिख सकते हो, अगेन 24/50 एंड 25/50। और भी बोला होता तो 26/50 भी लिख दिया होता। ठीक है, यहां पे 50 है 50। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है ना कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। इस बार ध्यान देना, इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एक स्टेप हम लोग को और करना पड़ता है। यहां पे लिख देते हैं कि 1/6 है और यहां पे क्या लिखा हुआ है 2/5। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो क्या करना 6 और 5 का एलसीएम ले लेना बेटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 से करोगे तो 6 ही रहेगा और ये 1, और फिर 6 से करोगे तो 1 1 आ गया, मतलब 5 × 6 करोगे तो 30। तो दोनों को 30 बनाना है, डिनोमिनेटर में दोनों को 30 बनानी है। तो कैसे बनाओगे देखो, तो इसको 5 से कर दोगे तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, इसको 6 से करोगे तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। तो ये बन गया है 5/30 और ये क्या बन गया है 6 2 12/30। ठीक है, तो अब क्या करोगे देखो, तो यहां पे क्या बोला है 5 नंबर हमको ढूंढने हैं, तो बता दो 5 नंबर। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है ही, गैप अच्छा खासा है, 3 4 और ये 5। तो क्या आ जाएगा देखो 6/30, 7/30, 8/30, अगेन 9 फिर से 30 एंड 10/30। 11 भी होता अगर घर ज्यादा होता तो, मतलब ज्यादा नंबर्स बताने होते तो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। क्वेश्चन नंबर नाउ 8 करते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है ना कि इफ x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू दिया हुआ है 16/15, तो हमको ना x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 5 3 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करोगे 15 को तो कितना आएगा 5 आएगा, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अगेन 5 से डिवाइड करोगे 15 को तो कितना आता है 3 बार में, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यहां पे कितना आ रहा है 16/15। तो ये हो गया 5 और 3 8x/15 इज इक्वल टू 16/15। अब यहां पे ना 8x को के जगह पे हम लिख सकते हैं ऐसा 16/15 इंटू 15। देखो डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। अब यहां लिख देता हूं कि 8x इज इक्वल टू 16 है, तो क्या x इज इक्वल टू 16/8 लिख सकते हो, ये हो जाता है 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है ना कि लेट a एंड b बी 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0 विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, डिटरमाइन वेदर a b इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। सॉल्व करना है बेटा, ठीक है, ऐसे गेस नहीं करनी है। तो क्या करें, यहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखोगे कि a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे पता है ना कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम तो b आता है। 1 से डिवाइड करोगे b को तो b आएगा, b ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये आ गया ab और यहां पे 1 इज इक्वल टू 0। b उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे कि ab प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू b, और ये तो होता है बेटा 0। तो ab प्लस 1 ना 0 आ चुका है, तो ab क्या आ गया देखो -1 आ गया। यही तो आपसे पूछा था कि बताओ जो ab है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ab जो है वो निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, हमने बोला निगेटिव आएगा, और यही है इसका जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, मतलब
लिटरली ना इसमें आपका दिमाग लगेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे ये सॉल्व होने वाला है। अच्छा, बहुत जगह पे मैंने ना इसको चेक किया है, तो बहुत सारे टीचर से ये गलती हो गई है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि यार वो लोग गलत करते हैं, उनको कुछ नहीं आता है, बट उनसे गलती हो गई है। तो आप बड़े ध्यान से देखना कि आपसे ना कोई गलती हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ध्यान से पढ़ना। क्या बोलता है कि अ रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग खत्म हो जाने वाला, whose last non-zero digit occur in the fourth decimal place, ये खत्म हो जाने वाला है और लास्ट का जो चौथा वाला डेसिमल प्लेस पे जो वैल्यू है ना वो नॉन जीरो है। एग्जांपल मैं तुम्हें लेके बताता हूं, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने कि 0.0256 ले लिया मान लो, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए ये वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 0.1234 ये भी ले सकते हो। एक और लेके देख लेते हैं 0.0125 ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने ना ढेर सारे नंबर ले लिए, तीनों एग्जांपल जरूरी था इसलिए लिया हूं। अब क्या बोलता है कि क्या इन सब को या किसी एक को आप p/10 पे पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हो, ये वाला जो लिखा हुआ है यहां पे, तो लिख सकते हो। देखो तो यहां पे जो लिखा हुआ है ये, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो अगर मान लो मैं सेकंड वाला ये एग्जांपल लेके चलता हूं आगे, 0.1234, इसको कैसे लिखोगे 1234, और नीचे क्या लिखोगे, डेसिमल के बदले 1 और जितने डिजिट हैं उतने जीरो आप यहां पे लगा दोगे, सही चल रहा है। तो यहां क्या लिख सकते हो 1234 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 4। क्या यहां तक बात समझ में आती है? आप ये तो पार्ट लिख लियो। क्या बोलता है कि वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10, नॉट डिविजिबल बाई 10 बोला था, इसीलिए लास्ट में मैंने जीरो नहीं लिया, ठीक है। उन्होंने बोल भी रखा था कि लास्ट वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट वाला जीरो रहेगा तो क्या होगा, वो तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए हम लोग को। अब क्या बोलता है कि इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाई 2 पे पावर 4 या फिर 5 पे पावर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका आप हमको आंसर बताओ, ठीक है, और रीजन भी बताना। तो एक काम कर लेते हैं, इसी को ना हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो इसको लिखा ना मैंने 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई, क्या आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 2 पे पावर 4 लिख सकते हो। देखो अब मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं कि 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4 लिखो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक बार और इसको लिखूंगा, थोड़ा ऊपर चलते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 4 और 2 इंटू 2 पे पावर, यहां पे 4 लिखा हुआ था ना, तो 2 इंटू 2 पे पावर 3 ऐसे लिख सकता हूं। देखो 2 से ये कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 6, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 7, मतलब ये आ गया 617 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 3। अब क्या बोलता है ना कि उसके डेनोमिनेटर को देखो, d इज इक्वल टू, मैं सेपरेटली लिख देता हूं कि डेनोमिनेटर यहाँ पे 5 पे पावर 4 है और 2 पे पावर 3 है। क्या ये जो डेनोमिनेटर है इससे डिवाइड हो सकता है 5 पे पावर 4 या फिर 2 पे पावर 4 से? तो देखो 2 पे पावर 4 से तो डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन 5 पे पावर 4 से डिवाइड हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हम बता सकते हैं कि या तो वो 2 पे पावर 4 से डिवाइड होगा या तो 5 पे पावर 4 से डिवाइड होगा, दोनों में से किसी एक से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम यहां पे क्या बोलेंगे ना कि यस द डिनोमिनेटर will be divided either by 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4। अब है कि सर 5 पे पावर 4 से डिवाइड हुआ, कोई और एग्जांपल लेके बताओ। अब जैसे मैं ना ये वाला सेकंड वाला एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है, फिर अपन कंक्लूड करेंगे। यहां पे क्या लिखा है 0.0125, इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखोगे 125 डिवाइडेड बाई 1 और 4 बार 0 आ जाएगा। अगर इसको तुम लोवेस्ट फॉर्म में लाए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो पहले ना इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि 125 अपॉन 10 पे पावर 4 लिख सकते हो ऐसा। अब इसको देखो क्या लिखोगे कि 125 अपॉन 10 5 पे पावर 4 एंड 2 पे पावर 4, बोलो लिख सकते हो ऐसा। अगर ऐसा नहीं समझ में आए ना तो ऐसा लिख देना कि 5 इंटू 2, 10 को लिख सकता हूं ना 5 इंटू 2 और उसके ऊपर पावर क्या लिख दिया 4।
तो अब मुझे बताओ, अब इसको लिख सकते हो 125 अपॉन 5 पे पावर 4 और 2 पे पावर 4। अगर तुम 5 से डिवाइड करो ना तो देखो कितना आ जाएगा, 5 से करोगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 5 से इसको करोगे तो ये आ जाएगा 5 पे पावर 3, और अगर इसको 5 से करो तो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 पे पावर 2, फिर 5 से करोगे तो ये कट के हो जाएगा कितना 5। तो अब ये देखो इसका जो डिनोमिनेटर आया है ना ये कितना है 5 इंटू 2 पे पावर 4। तो इस डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, क्या ये नहीं डिवाइड हो जाएगा 2 पे पावर 4 से? हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप किसी भी तरीके से लिखो इसको, कोई भी डिनोमिनेटर यहां पे लोवेस्ट फॉर्म में आए, वो पक्का है कि वो डिवाइड होगा ही होगा। किससे? या तो 2 पे पावर 4 से डिवाइड होगा या फिर 5 पे पावर 4 से डिवाइड होगा। तो मैं यही बात को ना फिर से लिख दूंगा कि यस द डिनोमिनेटर, क्या लिखा, यस द डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड बाई ईदर बाई 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4। तो देखो यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिए और दोनों में मैंने आपको समझाया कि एक बार तो वो 5 पे पावर 4 से डिवाइड हो रहा था और एक बार वो 2 पे पावर 4 से डिवाइड हो रहा था। तो बढ़िया सवाल है, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो दोबारा इसको प्ले करके देखो, ठीक है, और आपको फिर समझ में आएगा कि ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये डिवाइड होगा ही होगा, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। बिना एग्जांपल लिए ना ये एक्सप्लेनेशन देना सही नहीं रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन determine whether the decimal expansion of 18 upon 125 is terminating or non-terminating. If it terminates, state the number of decimal places. चलो करते हैं सॉल्व। देखो यहां पे कितना है लिखा हुआ कि 18 अपॉन 125, सही है। अब क्या बोलता है ना कि बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए तुम्हें याद है कि डिनोमिनेटर जो है ना या तो 2 पे पावर m के फॉर्म में होना चाहिए या फिर 5 पे पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो n लिख दिया। तो एक काम करते हैं, इस डिनोमिनेटर को ना फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से नहीं यार, 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 25, अगेन 5 से करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5 से करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये क्या लिख सकता हूं ना मैं 18 को 18 अपॉन 125 की जगह पे 5 पे पावर 3। तो हम क्या बोलेंगे कि चूंकि यहां पे डिनोमिनेटर में 5 पे पावर में खाली कुछ आ रहा है या फिर 2 पे पावर भी आता ना तो भी हम लोग बोलते कि ये टर्मिनेटिंग होगा, बट उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब क्या बोलता है कि स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। अब देखो ध्यान से यहां पे कि मैं अगर यहां पे लिखूं 18 अपॉन 125, ठीक है, तो यहां पे अगर आप तुम सॉल्व करोगे ना कि अगर मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे दोनों जगह, तो क्या आ जाएगा 8 8 जा 64 बचा 6, तो 8 और 6 क्या होता है 14, और यहां पे क्या आ जाएगा ना ये आ जाएगा 1000 से अगर आप डिवाइड करोगे ना इसको तो ये आ जाएगा 0.144। मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा ये, तो हम बोलेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक। कि क्या लिखोगे कि इट विल गो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज, ठीक है। तो बिना डिवाइड किए ही हम लोग ये सब चीज कर रहे हैं। अच्छा 8 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, ये भी एक सवाल आ सकता है। तो 8 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि वो 1000 बन जाए, ठीक है। हमको ना यहां पे 1000, 100, 10 ऐसे वाले नंबर चाहिए थे, तो इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है ना कि a rational number in its lowest form has denominator 2 पे पावर 3। तो डिनोमिनेटर कैसा है 2 पे पावर 3 एंड 5। बोलता है हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेज विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखो अब अगर मान लो मैंने न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा बट डिनोमिनेटर में यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 1 है ना। तो अगर मैं इसमें 5 पे पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो ये क्या आ जाएगा 25 इंटू एन आ जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3। बोलो लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां पे क्या आ जाएगा 25 इंटू एन, और यहां पे क्या आएगा ना कि 2 इंटू 5 और पूरे पे पावर आ गया बेटा 3। अगर ऐसा लिख पाए तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 25 इंटू एन अपॉन 10 पे पावर 3, और 10 पे पावर 3 है ना तो हम क्या बोलेंगे कि डेसिमल के बाद यहां पे कितने डिजिट होंगे 3। तो बोलेंगे कि इट विल हैव
it will have 3 decimal expansion. डेसिमल एक्सपेंशन। एक चीज ना आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जितने नीचे में जीरो वाले होंगे उतना दूर तक डेसिमल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 1000 है तो हम क्या बोलेंगे 3 डिजिट तक गया। अगर ये 10,000 होता तो 4 डिजिट तक जाता, 100 होता तो 2 डिजिट तक जाता। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। बाकी आप क्या करोगे ना कि डिनोमिनेटर को बनाने की कोशिश करोगे कि 10 पे पावर में कुछ बन जाए। तो यही था इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे समझने। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कितना अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है बट है बड़ा आसान क्वेश्चन। क्या बोलता है ना कि a की वैल्यू आपको दे रखा है कि 7/12 है, ठीक है। b की भी वैल्यू दे रखा है कि 5/6 और क्या बोलता है कि एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ k1/m एंड k2/m। दोनों को ना मतलब k1/m और k2/m बोलने का मतलब जानते हो क्या है कि दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करो। तो चलो डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। देखो ये 12 है ना तो मैं यहां पे भी इसको 12 बना लेता हूं, ठीक है। पहले यहां तक बना लेते हैं। तो ये कितना आ गया देखो 7/12 और यहां पे क्या आ गया, ये आ गया 10/12। यहां तक तो बात समझ में आ गई। ये वाला ना k1 है, ठीक है, और ये वाला अपना क्या है k2। अब उन्होंने एक कंडीशन दे रखा है कि k2 जो है ना वो होना चाहिए, पता है कितना, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। बट अगर मैं यहां पे देखूं कि k2 कितना है यार, तो 10 - 7, तो ये तो 3 ही आता है। तो 3 तो छोटा आ गया ना, 3 छोटा आ गया 6 से। तो मतलब ये जो है ना कंडीशन ये फुलफिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके गैप्स को बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब k1 k2 के बीच में जो दूरी है ना 7 और 10 है ना, k1 की वैल्यू 7 है और k2 की वैल्यू 10 है, तो दोनों के बीच में दूरी मात्र 3 है ना। तो आपको ना 6 से ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, 6 से ज्यादा क्यों, मैं बहुत ज्यादा कर देता हूं। मैं इसको 10-10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो मैं ना दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब देखो कितना आ गया, ये आ गया 70/120 और ये कितना आ गया भाई 100/120। यहां तक ठीक है। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि यही डिनोमिनेटर को यूज करते हुए, ठीक है, यही वाला को यूज करते हुए हमको 5 अलग अलग नंबर्स बता दो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 5 नंबर्स बता दो। तो मैं लिख सकता हूं 71/120 और बताओ भाई 70 और 100 के बीच में कोई भी 72/120, 73/120, 74/120 एंड 75/120 और भी बोला होता तो और भी लिख देता मैं। कितना दूर तक लिख सकता था बताओ तो। देखो 70 से लेके 100 के बीच में ना नंबर पता है कितना, माइनस करोगे ना तो कितना आएगा 30 आएगा, लेकिन हम 30 से एक कम ही ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर तुमको 30 चाहिए ना, ठीक है, अगर यहां पे देखो, अगर यहां पे 29 नंबर मिल पाया कब, जब आपका डिफरेंस जो है ना वो कितना आया 30 का। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर डिफरेंस 30 का था, डिफरेंस कितने का था 30 का था, तो कितने नंबर तुमने फाइंड किया बीच में 29 नंबर्स। ये बात समझ में आती है, ये बात समझना जरूरी है क्योंकि इसके अगला जो पॉइंट है ना बेटा वो इसी से कनेक्टेड है। अब सोचो ये बात अगर तुमको समझ में आ गई तो उन्होंने क्या बोला है ना कि देखो लास्ट में क्या बोला है कि एक्सप्लेन why the condition k2 - k1 is greater than n plus 1 is necessary to find n such rational number। बोलता है कि k2 - k1 जो है ना वो बड़ा होना चाहिए n plus 1 से, ताकि आपको क्या मिल पाए, n नंबर्स मिल पाए इन बिटवीन। अगर 30 चाहिए था, अगर गैप 30 था तो हमको 29 ही मिल पाया। अगर तुमको बीच में n नंबर चाहिए तो एक उससे एक ज्यादा चाहिए ना तुमको गैप। तो हम क्या बोल रहे हैं कि टू फाइंड n numbers in between we need n plus 1, क्या बोलोगे, we need k2 - k1 greater than n plus 1। यही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको ये बात को जस्टिफाई करने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को क्या बोलता है ना, यहां पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। बोलता है कि 3 नंबर है x y z जिसमें कि दिया हुआ है कि x + y + z जो है ना ये 0 है। और क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कि x y y z और z x ये भी 0 है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है ना कि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, जो पहला कंडीशन दिया है ना x + y + z = 0 बोला है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखते हुए भी चलता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो कितना आ जाएगा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है पता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ये है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो कितना होता है बेटा, कि ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है। ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 कॉमन ले लोगे ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई वाई जेड और यहां पे एक्स जेड आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। और तुमको पता है ना, ये वाला बात देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ना कि 0 है, तो मैं यहां पे भी क्या कर रहा हूं, 0 पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि यहां से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सोच के बताना कि देखो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लिख देता हूं यहां पे कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर निगेटिव और पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो स्क्वायर किसी भी नंबर का ना पॉजिटिव होता है। और सोचो, 3 पॉजिटिव नंबर को लाने पे कभी भी 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां लिख देते हैं इस बात को, ठीक है, कि एडिंग 3 पॉजिटिव नंबर कांट बी 0, ठीक है, कांट बी 0। सो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। तीनों 0 होने चाहिए बेटा, तभी क्या होगा ना, वो फाइनल आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि देखो, अगर फिर से मैं बता देता हूं, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये तीनों पॉजिटिव नंबर है। कभी भी पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 नहीं ला सकते है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर निगेटिव होता तो कुछ किया जा सकता है कि हाँ सर देखो 0 आ गए, बट तीनों पॉजिटिव है तब कैसे 0 आएगा। तो इसका मतलब पक्का है कि तीनों के तीनों 0 ही होंगे, तभी 0 आएगा, तीनों का सम। ओके, तो ये था ये वाला तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा मस्त सवाल है, थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या बोलता है ना कि शो दैट द रैशनल नंबर a plus b upon 2 lies between the rational number a plus b, a and b। तो मान लो यहां पे a लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा है b, a छोटा है बेटा, ठीक है, और b बड़ा है, ऐसे छोटे से बड़े में जा रहे हैं, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं इसको थोड़े अब छोटे में कि a स्मॉलर है b से। क्या मैं दोनों साइड में a जोड़ सकता हूं, देख तो, अगर मैं दोनों साइड में a जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b, और यहां पे 2a बन जाएगा। तो नाउ a इज लेस देन a प्लस b और नीचे आ गया 2 भाई। ये बात समझ में आई कि देखो a जो है ना, a से बड़ा है कौन, a प्लस बी बाई 2, तो a से बड़ा है a प्लस बी बाई 2। अब b की बारी यहां पे करते हैं, फिर से लिख देता हूं कि a जो है ना वो छोटा है b से, तो यहां पे भी b ऐड कर दिया और यहां पे भी b ऐड कर दिया, मतलब a प्लस b इज लेस देन 2b। तो यहां पे क्या आ जाएगा ना कि a प्लस बी अपॉन 2 यहां पे b आएगा। मतलब क्या हुआ ना कि a प्लस बी से बड़ा है b से छोटा है a प्लस बी बाई 2। b से छोटा मतलब इधर कहीं पे लाई करना चाहिए, और a से बड़ा मतलब इधर कहीं पे लाई करना चाहिए, मतलब बीच में कहीं पे लाई करना चाहिए, किसको, तो a प्लस बी बाई 2। और यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, है ना। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे डन। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल इन 3.14 विच रेफर टू द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट का ये स्पाइरल बन गया है, समझाते हैं क्या है यार। देखो, इसको समझने के पहले ना पाइथागोरस थ्योरम को एक बार समझ लो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, कि ऐसे होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक, इसको मान लो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर,
और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो हाइपोटेनस जानते हो कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस को h से लिख रहा हूं, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अर्ली क्लास में भी ना मतलब 7-8 से ही स्टार्ट हो जाता है पढ़ना, तो ये तुमको पता होना चाहिए या फिर होगा तुम्हें। तो अब निकालते हैं, देखो पहला वाला जो डायगोनल है ना, ये d1 यहां पे लिख रहा हूं, पहला वाला डायगोनल कहां है, देखो ये पेन चेंज करना पड़ेगा ना, एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं, ये वाला है मान ले d1 या h1 लिख दे, हाइपोटेनस है तो इसको h2 बोल दूंगा, इसको h3 बोलूंगा, और यहां पे h4, यहां पे h5, h6, h7, h8 और h9 एंड h10, अपन 10 तक निकालने वाले हैं, तो एक एक करके सबको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम h1 निकाल लेते हैं। देखो h1 इज इक्वल टू क्या होगा ना, रूट ऑफ, देखो क्या क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर और बेस 1 1 है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और अगेन 1 का स्क्वायर, ये कितना आएगा रूट 2। अगर मैं h2 निकालना चाहूं तो देखो फिर से h2 दिख रहा है, h2 जब तुम निकालोगे तो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो भाई h1 का स्क्वायर करना होगा और एक 1 का स्क्वायर करना होगा। तो h1 कितना आया था, रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया देखो 3, रूट 3। सिमिलरली अगर मैं h3 फाइंड करूं तो h3 देखो, h3 जब तुम देखोगे ना तो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, देखो ये वाला। ठीक है, तो यहां पे ना अपने पास क्या आ रहा है कि h2 का स्क्वायर, देखो ट्रायंगल को ना ध्यान से देखो। ठीक है, जब तुम h3 कैलकुलेट करोगे तो h2 की बारी आएगी और यहां पे 1 का स्क्वायर आएगा, तो h2 कितना आया देखो रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर और यहां पे 1 का स्क्वायर और पूरे का क्या होगा रूट, तो ये कितना आ गया 3 + 1 का रूट, मतलब क्या आ गया 4 का रूट, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तो h3 कितना आ गया 2 आ गया। उसी तरीके से h4 निकालना है, तो ट्रायंगल को ध्यान से देख लो, h4 निकाल रहा हूं। ठीक है, तो h4 के लिए क्या होगा ना कि हमारे पास देखो ये h4 वाला है ना ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो यहां पे क्या आ रहा है कि एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर में कौन आ रहा है या बेस में कौन आ रहा है, तो बेस में तो h3 है, तो h3 का स्क्वायर करोगे और यहां पे 1 का स्क्वायर करोगे, तो h3 कितना आ रहा है देखो रूट 2 का स्क्वायर और यहां पे 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया देखो, ये आ गया 2 2 जा 4 और 1 रूट 5। तो देख रहे हो ये जो चौथा आया है वो रूट 5 आया है। वैसे ही अगर तुम निकालो h5 तो ये आएगा ना h6 आ जाएगा। ठीक है, h5 निकालोगे तो क्या आएगा रूट 6 आएगा। वैसे ही अगर h6 निकालोगे ना तो ये आ जाएगा रूट 7। सिमिलरली h7 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा ये रूट 8, और वैसे ही h8 निकालोगे तो ये आ जाएगा रूट 9। रूट 9 को तुम चाहो तो 3 भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर h9 निकालोगे ना, h9 निकालोगे तो वो आ जाएगा रूट 10। हम लोग को कहां तक निकालना था, निकालना था h10 तक, तो यहां पे लास्ट में निकाल देता हूं h10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 11। ठीक है, तो ये बाद वाला जो मैंने ऐसे लिख दिया है ना, ये भी उसी तरीके से सॉल्व किया पाइथागोरस से, बट हमको इससे पहले एक पैटर्न मिल गया था तो वही पैटर्न मैंने यूज कर लिया। तो उम्मीद है कि ये जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये एक्सरसाइज इतना भी आसान नहीं होता है, बट हाँ इतना भी मुश्किल नहीं होता है जिसपे आप 2-2, 3-3 घंटा एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू।